तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। समझ गया ना? तो इन रासायनिक संयोग के नियमों में से 3 नियमों का हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिनमें से एक था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा था गुणित अनुपात का नियम। आज जो हम डिस्कस करेंगे और ये है रासायनिक संयोग का चौथा नियम, और इसको बोलते हैं गैलुसाक का आयतन अनुपात नियम, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम रेशियो लॉ। समझ गए ना कि ये जो गैसीय अभिक्रियाएं हैं, तो इन गैसीय अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक हैं मीन्स अभिकारक और जो उत्पाद हैं, तो उनके गैसियस जो वॉल्यूम होते हैं, उनके जो गैसीय आयतन होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को बताया गया है गैलुसाक लॉ। समझ गए ना? इस नियम को गैलुसाक ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम है गैलुसाक नियम। और ये गैसीय अभिक्रियाओं में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनके गैसीय आयतनों का अनुपात बताता है। समझ गए ना? तो ये जो नियम है केवल गैसीय अभिक्रियाओं में लागू होगा, मीन्स जिसमें संपूर्ण जितने भी अभिकारक हैं और जितने भी उत्पाद हैं, सबके सब कैसे होने चाहिए, गैसीय अवस्था में। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में किसी भी गैसीय अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों एवं गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। समझ गए ना कि जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं और दोनों गैसीय अवस्था में हैं, तो अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। और चूंकि आयतन और गैस के मोल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के मूलों में भी एक सरल अनुपात होता है। अच्छी तरह समझ गए ना कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में अगर कोई गैसीय अभिक्रिया होती है, गैसियस रिएक्शन होती है, तो उसमें जो गैसीय अभिकारक हैं और गैसीय उत्पाद हैं, उनके गैसीय आयतनों में एक सरल अनुपात दिखेगा। और आयतन चूंकि मोलों के या मोल के समानुपाती है, तो इसका मतलब है कि जो आयतन अनुपात दिखेगा वही गैस के मोलों का भी अनुपात होगा। जैसे ये रिएक्शन देखो, H2 3H2 प्लस N2 मिलकर 2NH3 बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल, तो अमोनिया के 2 मोल। तो हम मोल और आयतन का समानुपाती लें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 आयतन हाइड्रोजन के तब 1 आयतन नाइट्रोजन का, तब 2 आयतन क्या बन रहे हैं, अमोनिया। तो 3 मोल 1 मोल 2 मोल वही रेशियो है। तो आयतन अनुपात अगर हम देखें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का, तो आप देख रहे हैं कि ये एक सरल अनुपात दिख रहा है। सरल अनुपात का मतलब 3:1:2, मतलब 1:2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं अगर उसी ऑर्डर में हम लिखें कि 1 अनुपात। ठीक है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये, तो यहाँ पर इस तरह से देखें कि ये तो हो गया N2 का रेशियो, है ना, और यहाँ हम अमोनिया का ले लें और यहाँ पर हम H2 का ले लें, तो हमें दिख रहा है अमोनिया का 1 मोल, सॉरी नाइट्रोजन का 1 मोल, तो अमोनिया के 2 मोल, तो हाइड्रोजन के 3 मोल। या हम इससे ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 लीटर हाइड्रोजन लगेगी, तो 2 लीटर क्या बन रही है, अमोनिया। तो ये है आयतन अनुपात का नियम। मतलब गैसीय अभिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोलर रेशियो या आयतन का रेशियो नहीं होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि 100 ml H2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, तो जल वाष्प का आयतन क्या होगा।
अब देखो हाइड्रोजन, हम ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएं तो 2 मोल आप देख रहे हैं गैसीय हाइड्रोजन, 2 मोल, सॉरी 1 मोल O2 और 2 मोल ये वेपर बन रही है ना। मीन्स 2 आयतन जब हाइड्रोजन के लग रहे हैं तो 1 आयतन हमें ऑक्सीजन का लेना पड़ रहा है, तो 2 आयतन जल वाष्प बन रहे हैं। तो यहाँ पर H2 का जो 2 आयतन दिया गया है वो 100 ml है, तो 1 आयतन कितने का हो गया, 50 ml का। तो आयतन अनुपात के रूल से हम लिखें तो 2 आयतन H2, 1 आयतन O2, 2 आयतन H2, हमें 1 आयतन की वैल्यू पता है 50 ml है। तो जब इसके 100 ml लगेंगे हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन के लगेंगे 50 ml, तो जल वाष्प बन जाएगी कितनी, 100 ml, क्योंकि उसका 2 आयतन बन रहा है। इस तरह ऑक्सीजन का प्रयुक्त आयतन हो गया 50 और जल वाष्प का निर्मित आयतन हो गया 100 ml। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना लेना है और उसमें जो मूलों का अनुपात दिखे ना बिल्कुल वही आयतन का अनुपात है। इस बेस पर हम रिएक्शन में समझ सकते हैं कि कितना उत्पाद का आयतन बनेगा, कितना कितना अभिकारकों का आयतन लगेगा। तो ये है आयतन अनुपात का नियम। अब नेक्स्ट जो है ये है आवोगाद्रो नियम। ठीक है, आवोगाद्रो लॉ जो है बच्चों, ये आयतन, गैस के जो आयतन है और उनमें जो अणु उपस्थित हैं उनकी संख्या का एक संबंध है। मतलब है कि गैसों के जो आयतन है और उनमें उन आयतन में जो अणुओं की कुल संख्या है इससे संबंधित है। इसने ये कहा है कि ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में, मतलब हम ताप और दाब समान रखें और अलग अलग गैसें लें दुनिया भर की, तो विभिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। बात समझ गए ना, कि ताप और दाब अगर हम एक समान लें और विभिन्न गैसों के समान आयतन लें, मान लो 1-1 लीटर अलग अलग गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन का लें, हाइड्रोजन का लें, ऑक्सीजन का लें, तो ये कह रहा है कि उनमें आयतन अगर समान है तो अणुओं की संख्या समान होगी। जैसे हम यहाँ समझें कि एक आयतन H2 है, एक आयतन क्या है Cl2, तो 2 आयतन बन रहे हैं क्या, HCl। तो अगर H2 का 1 मॉलिक्यूल है तो Cl2 का 1 मॉलिक्यूल है, तो HCl के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरह से अगर आधा मॉलिक्यूल H2 है, आधा मॉलिक्यूल Cl2 है, तो 1 मॉलिक्यूल किसका बनेगा, HCl। तो इस तरह से, और अगर एक नॉर्मल की NTP पर देखें कि अगर हम 1 atm दाब ले लें और आयतन लें 22.4 लीटर, तो जो अणु होंगे गैस के अणुओं की जो संख्या है अभी आगे हम पढ़ेंगे वो आएगी Na के इक्वल। Na मतलब है आवोगाद्रो नंबर के बराबर, मतलब है दुनिया की किसी भी गैस का NTP पर 22.4 लीटर लिया जाए ये आयतन, तो उसमें कुल कणों की संख्या 1 मोल मीन्स Na के बराबर आई। तो इस तरह से समान ताप दाब की परिस्थिति में समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी, मीन्स आयतन समानुपाती होगा मूलों की संख्या के। ये आगे भी आएगा गैसियस स्टेट में आवोगाद्रो नियम। बहुपरमाणविक अणु का विभाजन संभव है, ऐसा क्यों, क्योंकि अणु परमाणुओं में टूट सकता है, तो 1/2 H2 मॉलिक्यूल हो सकता है, 1/2 Cl2 मॉलिक्यूल हो सकता है। अतः यह नियम बहुपरमाणविक गैसीय अणुओं में पूर्ण रूप से लागू होगा, किंतु एक परमाणविक गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है। तो इस तरह से ये था हमारा कौन सा नियम, आवोगाद्रो नियम। एक साइंटिस्ट था वार्जिलियस, जिसने भी इसी तरह का एक नियम दिया था कि समान ताप और दाब पर गैसों, विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान परमाणु होंगे, समान संख्या में परमाणु, समझ गए ये। लेकिन गैसों की परमाणविकता अलग अलग होने पर लागू नहीं होगा, नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मान लो हम नाइट्रोजन ले लें, ठीक है, और उसका 1 लीटर ले लें तो उसमें 2 परमाणु निकलेंगे,
और मान लो हम ओजोन 1 लीटर ले लें तो उसमें 3 परमाणु होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि समान आयतन में समान संख्या में परमाणु होंगे। दूसरा है कि अगर हम परमाणु को रासायनिक क्रिया में लें और वहाँ पर परमाणु का विभाजन ऐसा आ जाए जैसे H+Cl=Hc, ठीक है, लेकिन अगर हम आधा HCl, ऐसा पॉसिबल है क्या, या आधा H2 पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से वार्जिलियस का जो नियम है वो सही नहीं पाया गया बहु परमाणविक गैस, ठीक है, या जिनकी परमाणविकता गैसों की अलग अलग है उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये था हमारा कुल मिला के आवोगाद्रो नियम और वार्जिलियस गैल्यूशाक लॉ। फिर आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखो, डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने परमाणु को परिभाषित किया था, मतलब परमाणु होता क्या है, तो इसके बारे में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। और ये जो सिद्धांत है इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो था रासायनिक संयोग के नियमों की अच्छी तरह से व्याख्या कर देना, समझ गए ना। तो इसके अनुसार देखो क्या क्या बोला गया कि परमाणु अविनाशी और अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और न ही किसी तरह से इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, इसने ही कहा है, समझे ना, कि परमाणु अविनाशी और अविभाज्य, न ही किसी विधि से बनाया जा सकता है, मीन्स न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से बना है, हर एक द्रव्य का सबसे छोटा कण जो है वो है परमाणु, इसने ये कहा है। एक ही तत्व के परमाणु भार, ठीक है, अगर हम कहें कि परमाणु जो है भार, आकार और अन्य गुणों में एक समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु इन्हीं गुणों में अलग अलग होते हैं। इसने कहा कि एक ही तत्व के सारे परमाणु भार में, आकार में, गुणों में समान होंगे और अलग अलग तत्वों के ये परमाणु इन्हीं गुणों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर आता है तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक अणु बनाते हैं। कि जो तत्वों के परमाणु हैं उस सरल अनुपात का मतलब हुआ जैसे 2H मिले, एक O मिला और क्या बन गया H2, तो एक सरल अनुपात 2:1:1, ठीक इसी तरह से N2 और 3H मिले और क्या बन गया NH3, इस तरह से। तो ये एक सरल अनुपात है कि जो यौगिक बनते हैं उसमें परमाणु जो होंगे अलग अलग तत्वों के वो एक सरल अनुपात में होते, इसने ये कहा है। और तत्व के परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये था डाल्टन का परमाणुवाद। अच्छी तरह समझ गए, परमाणु अविनाशी और अविभाज्य है, प्रत्येक द्रव्य के, ठीक है, प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से बना है, एक ही तत्व के परमाणु आकार में, गुणों में समान है, अलग अलग तत्वों के परमाणु इन्हीं गुणों में अलग अलग है ना। परमाणुओं के एक सरल अनुपात में संयोग से यौगिक बनता है और परमाणु को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बनाया जा सकता है। तो ये था इसका सिद्धांत। ये सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम को अच्छी तरह स्पष्ट कर सका। जैसे आप देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि परमाणु अविनाशी है तो द्रव्य भी कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो जितने परमाणु अभिकारक के होंगे उतने ही परमाणु उत्पादों के होंगे, ठीक है। परमाणु में आप जैसे गुणित अनुपात में चले जाएं कि परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करके बहुत सारे अणु बनाते हैं, तो इस तरह से यही इसने भी कहा है। तो इस तरह से ये नियम उनको तो स्पष्ट करने में सफल रहा, लेकिन कुछ कमियां रह गई। अगर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें इस सिद्धांत को, एक अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार एटम के लिए देखें, तो ये नियम एक जो है सही खरा नहीं उतर रहा है। देखो कैसे, जैसे ये सिद्धांत समभारिकों और समस्थानिकों पर लागू नहीं होता। हम जानते हैं कि जो समभारिक हैं वो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जो भारों में समान हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जो भारों में अलग अलग हैं। जबकि इसने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु भार में समान होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु भार में अलग अलग होंगे। लेकिन समभारिक
अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जो भार में समान है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जो भार में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत सही ढंग से नहीं लगता। दूसरा है कि इसने कहा है कि परमाणु को और सरल रूप में नहीं लाया जा सकता, मतलब ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन आपने देखा है वर्तमान में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे ऐसे परमाणविक कण पाए गए हैं और इन कणों में परमाणु को तोड़ा जा सकता है और इन्हीं कणों से परमाणु बनाया भी जा सकता है। ठीक है। ठीक इसी तरह से इसने कहा कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का, ये मतलब यौगिकों में तत्वों का सरल अनुपात होता है, जबकि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आप देखोगे हीमोग्लोबिन है, चाहे वो क्लोरोफिल है या विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, उनमें तत्वों का एक सरल अनुपात नहीं पाया जाता। तो इस तरह से डाल्टन नियम में ये लिमिटेशन रहेगा। देखें, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल रिएक्शन में देखें, एक ही समस्थानिक में देखें, तो उसके परमाणु समान होंगे, उनके गुणों में समानता होगी। एक रासायनिक क्रिया में परमाणु को ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं तोड़ा जा सकता। और कार्बनिक यौगिकों को छोड़ दें तो जनरली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक जो हैं, उनमें तो तत्वों का सरल अनुपात ही दिखता है। तो इस तरह से ये नियम में अपवाद है। और यही लिखा है डाल्टन परमाणु बाद जो है रासायनिक संयोग के नियमों को स्पष्ट करने में सफल रहा। तो ये है डाल्टन का परमाणु बाद। अब अच्छी तरह समझ गए होगी। तो ये हमारे रासायनिक संयोग के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन्हें हमने स्पष्ट किया। ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हमें पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु भार, अणु भार, है ना, ग्राम सूत्र भार, इस तरह की टर्मोलॉजी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।